हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। ये क्लास हमारी यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए होने वाली है। सभी क्वेश्चन हमने चुनिंदा बेहतरीन लिए हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। और आप इन अंतिम पलों में हमारी वीडियो अगर आपने क्लिक किए तो आपको अलग ही फर्क आपको दिखाई दे जाएगा औरों की क्लास में और हमारी क्लासेज में। तो आपको वीडियो को अंत तक देखते हुए चलना है। तो चलिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, समास बताइए। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है भरपेट। तो आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है कि भरपेट में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें भरपेट की, तो यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। अगर हम बात करें अव्ययभाव समास की, तो अव्ययभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा यही प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय की भांति क्या करते हैं? काम करते हैं। ये क्या हो गया? अव्ययभाव समास। अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और अगर हम यही बात करें बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? मलिक मोहम्मद जैसी, मुंशी इंसानल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी सदा सुखलाल। ये महत्वपूर्ण पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी गई। आपको बताना है कि ये किस कवि के द्वारा रचित है, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें इन पंक्तियों की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। ये इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? मुंशी इंसान अल्लाह खां, इनके द्वारा रचित ये पंक्ति है। और ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? इनकी रचना रानी केतकी की कहानी से ली गई है। रानी केतकी की कहानी से क्या ली गई है? ये पंक्तियाँ ली गई है। अगर हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। अगर हम बात करें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, इनकी महत्वपूर्ण रचना है राजा भोज का सपना। मुंशी सदा सुखलाल की बात करें सुख सागर, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। कुत्ता भौंक रहा है, अधिक मत बोलो, राम खाना खा रहा है, राधा रात भर जागती रही। यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पर आपको चुनना है, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, बी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही है, राधा रात भर जागती रही। इसमें क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। निम्न में से कौन जीवनी है? यहाँ पर आपको कौन सी जीवनी है ये बताना है। अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण फिर से। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो अतीत के चलचित्र नहीं होगा, चिंतामणि नहीं होगा, नीड़ का निर्माण फिर से नहीं होगा। अगर हम बात करें इनमें से जीवनी कौन सी है, तो आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। और किसके द्वारा रचित है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित क्या है? जीवनी है। अगर हम बात करें विष्णु प्रभाकर ने, ये बांग्ला लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखी है। किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है, आवारा मसीहा। अतीत के चलचित्र की बात करें तो ये किसकी रचना है? ये महादेवी जी का क्या है? रेखा चित्र है। चिंतामणि की बात करें तो ये क्या है? एक निबंधात्मक ग्रंथ है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नीड़ का निर्माण फिर से की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है? आत्मकथा है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको जो भी आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है वे भी आपको बताते हुए चलूंगी। तो एक ही क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए। अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त या अभियस्त। आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा और यहाँ पर हमारा डी भी ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या है? सी सही होने वाला है। आधा भ या और आधा स इसमें आएगा। तो ये क्या है? हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर अभ्यस्त ऐसे बनेगा। तो ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चले गए। यहाँ पर पूछा गया कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। पैगंबर, चेचक, बेगम या बारूद, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का
नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो बेगम भी तुर्की भाषा का शब्द है, बारूद भी, चेचक भी, लेकिन पैगंबर यहाँ पर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो ये किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का क्या है? शब्द है। अगर हम पैगंबर के अर्थ की बात करें तो पैगाम देने वाला, और ये अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला यहाँ पर सही होने वाला। फ्रेंड्स, हमने आपको 4 से 5 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया है। अगर आप उनकी भी तैयारी करना चाहते हैं, उन प्रैक्टिस सेट को भी देखना चाहते हैं, तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया है। तो आप उन क्लासेज को भी जरूर देख लीजिएगा, आपको आपके एग्जाम में हेल्प करने वाली है। हमने यूपी पुलिस के लिए ही 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको करा रखे हैं। तो आप वहाँ पर लिंक पर जाकर उन प्रैक्टिस सेट को भी देख लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? यहाँ पर पूछा गया है कि जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? औषधि, तत्व, सार या जीवनी? बताइए। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर ऑप्शन औषधि नहीं होगा, तत्व नहीं होगा, सार नहीं होगा। तो जल प्राण पुत्र ये किसके अनेकार्थी शब्द है? जीवनी के अनेकार्थी शब्द है। अगर हम बात करें यहाँ पर सार के भी अनेक यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है, जैसे तत्व, निष्कर्ष, रस, रसा, लाभ, धैर्य, ये सभी किसके अनेकार्थी शब्द हैं? सार के अनेकार्थी शब्द है। तो ऑप्शन जल प्राण पुत्र ये किसके अनेकार्थी शब्द है? जीवन के यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य? यहाँ पर आपको उपवाक्य पहचानना है। यहाँ पर दिया गया है कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें आपको उपवाक्य पहचानना है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो संज्ञा उपवाक्य नहीं होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं होगा, क्रिया उपवाक्य नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य है। अगर हम बात करें जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। यहाँ पर महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है वो पहचाननी है। ख, घ, ज या झ? आपको बताना है कि कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ख भी हमारी महाप्राण ध्वनि है, घ भी और झ भी, लेकिन यहाँ पर ज क्या है? यहाँ पर महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो ज कैसी ध्वनि है? तो ये अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण क्या है? ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वेया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, खवैया, ढटैया या बचैया? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द इनमें से वेया प्रत्यय लगाने से बना है। बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो रवैया नहीं होगा, ढटैया नहीं होगा, बचैया नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर खवैया ये क्या है? प्रत्यय लगने से बनाए, वेया प्रत्यय लगने से बनाए। इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें खाना क्या है? इसमें खाना क्या है? क्रिया है। और इसमें वेया प्रत्यय लगाए। प्रत्यय क्या होते हैं? ये मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग की बात करें तो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गया प्रत्यय किसे कहते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निर्जर, त्रिदश, किंकर, गिरवाण? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बताते तो ये चलिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो निर्जर ये भी देवता का पर्यायवाची शब्द है, त्रिदश भी है, गिरवाण भी, लेकिन यहाँ पर किंकर ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किंकर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये नौकर का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अगर हम नौकर के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सेवक, दास, परिचारक आदि ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है? ये किंकर के पर्यायवाची शब्द है। अगर हम देवता के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अमर, देव, सुर, विबुध, अमृतेश ये क्या है? सभी देवता के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साकेत महाकाव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन? आपको बताते हुए चलना है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण इसकी क्या है? रचयिता है। मैथिली शरण किस युग के कवि हुए? तो द्विवेदी युग के कवि हुए हैं। अगर हम इनके उपनाम की बात करें तो रसिकेंद्र क्या था इनका उपनाम? रसिकेंद्र नाम से कौन फेमस थे? मैथिली शरण गुप्त। और साकेत महाकाव्य की रचना इनके द्वारा की गई है। अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, आंसू, लहर, झरना, कामायनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत की बात करें, कला और बूढ़ा चांद इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नागार्जुन जी की बात करें, रतिनाथ की चाची, सतरंगे पंखों वाली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी आप नोट करते ही चलिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, गोधन चरती की संधि है गोश्चरित, गोचरित, गोहचरित या गोश्चरित। आपको बताना है कि गोधन चरती किसकी संधि है, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें गोधन चरती की, तो ये किसकी संधि है, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, गोश्चरती। ये क्या है, इसका गोधन चरती का क्या है, सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, किशोरीदास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको बताना है कि ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी रचना है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की क्या है, ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी रचना है। किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की बात करें तो वर्ण रत्नाकर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। किशोरीदास वाजपेयी की बात करें, हिंदी शब्द मीमांसा, हिंदी शब्दानुशासन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें, उसने कहा था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई, तो ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, शुद्ध वाक्य छांटिए। यहाँ पर वाक्य दिए गए, आपको शुद्ध यहाँ पर वाक्य पहचानना है। उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। आपको पहचानना है कि इनमें से शुद्ध यहाँ पर वाक्य कौन सा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तो हाँ यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो ये क्या है, हमारा शुद्ध इसका रूप है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा, अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। आपको बताना है कि किस में उपसर्ग नहीं लगा है, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, किस में उपसर्ग नहीं लगाए, तो अपवाद में भी कौन सा उपसर्ग लगाए, यहाँ पर अप उपसर्ग लगाए, प्रभाव में प्र उपसर्ग लगाए, पराजय में परा उपसर्ग लगाए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो। ओढ़ना में क्या लगाए, कोई भी उपसर्ग यहाँ पर नहीं लगाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, किन्नर, अंतरी, अहिंसा या अपरिग्रह। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो किन्नर नहीं होगा, अंतरी नहीं होगा, अपरिग्रह नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन बी हमारा सही है, अहिंसा क्या है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। यानी कि वे शब्द जो स्त्री होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। और हम इतने प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हमारा भी मन करता रहे कि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपके लिए कर पाए। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, रत्नावली, बिहारी, तुलसीदास या रामानंद। बताइए, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो तुलसीदास जी नहीं होगा, रामानंद नहीं होगा, बिहारी नहीं होगा। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, रत्नावली के द्वारा रचा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन सी की, बिहारी की बात करें, इनकी रचना है बिहारी सतसई। तुलसीदास जी की बात करें, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रामानंद की बात करें, ज्ञान लीला, योग चिंतामणि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी आसपास से क्वेश्चन बनने। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिंग बताइए मन गढ़ंत। आपको बताना है, यहाँ पर शब्द दिया गया है मन गढ़ंत, तो इसमें आपको लिंग बताना है कि इसमें कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग। बताइए, मन गढ़ंत में कौन सा लिंग है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पुल्लिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा, नपुंसकलिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन सा लिंग है, यहाँ पर उभय लिंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता न हो। यहाँ पर आपको एक वाक्यांश दिया गया है जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम, निर्भय, निर्दय या निहृदय। आपको बताना है कि कौन सा इन पे कौन सा यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें जिसके हृदय में ममता ना हो, तो ऑप्शन पहला ही हमारा सही है, निर्मम। अगर हम बात करें जिसके हृदय में दया ना हो, उसके लिए कौन सा शब्द होगा, तो निर्दय उसके लिए शब्द यहाँ पर होने वाला है। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही है, जिसके हृदय में ममता ना नहीं होती तो निर्मम कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। आपको यहाँ पर विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से वाक्य में नहीं हुआ है।
मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। वह दूर से बहुत दूर आ रहा है। सुनो सुनो, वह गा रही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। आपको बताने कि इनमें कौन सा यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग होना था, तो यहाँ पर गलत वाक्य कौन सा है बताइए। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है। बी भी हमारा सही है, सी भी हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें प्रिय महाशय, तो इसके बाद कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर त्रुटि की गई है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। यहाँ पर आपको महाप्राण बताना है कि कौन सा है, त, द, भ या म। बताइए कौन सा इसमें से महाप्राण व्यंजन है। अगर हम बात करें महाप्राण की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या है, महाप्राण यहाँ पर व्यंजन है। अगर हम महाप्राण व्यंजनों की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण, यानी कि ऊष्म वर्ण में कौन कौन आएगा, स, स, ह, ये क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। यानी कि वर्ग का दूसरा चौथा और ऊष्म वर्ण, ये क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, प, घ, ब या ग। यहाँ पर आपको अघोष पहचानना है कि कौन सा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। यहाँ पर प क्या है, यहाँ पर अघोष वर्ण है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय तथा स, स, स अघोष वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, निम्न में कंठे वर्ण कौन सा है। यहाँ पर कंठ ध्वनि पे आपको पहचानने की कौन सी है, उ, ई, अ या बड़ी ई। आपको बताने की कि इनमें से कंठ ध्वनि कौन सी है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, डी नहीं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अ क्या है, हमारी कंठे ध्वनि है। कंठे ध्वनि में कौन कौन से आते हैं, अ, आ, उ और पूरा क वर्ग, और उसमें से ह, ये किस में आते हैं, ये आते हैं कंठे ध्वनि में। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है, दूध वाला, नाक, घुड़सवार या लंबोदर। आपको यहाँ पर बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो दूध वाला नहीं होगा, घुड़सवार नहीं होगा, लंबोदर नहीं होगा। तो यहाँ पर नाक क्या है, हमारी रूढ़ शब्द है। यानी कि बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, कि शब्दों के कितने भेद है, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अगर हम रूढ़ शब्द की बात करें, ये शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जैसे नाक, कान, कलम। यौगिक शब्द की बात करें, सब ये क्या करते हैं, ये शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे छात्रावास, दूध वाला, ये क्या हो गए, यौगिक शब्द हो गए। योग रूढ़ की बात करें, जो 2 या 2 से अधिक खंडों के योग से बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। इसमें लंबोदर क्या है, यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ये क्या है, इसका सही संधि विच्छेद है। अगर हम बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिमान में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव समास या द्विगु समास। आपको यहाँ पर पूछा गया प्रतिमान शब्द, इसमें कौन सा समास है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो तत्पुरुष समास हमारा नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा। तो प्रतिमान में कौन सा समास है, यहाँ पर अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, परिक्रमा में उपसर्ग है, आ, पर, प या परि। आपको बताना है कि परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है। तो परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर परि, यहाँ पर परिक्रमा में उपसर्ग है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी यहाँ पर सही होने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, भलाई में प्रत्यय ई, आई, लाई या भ। बताइए। तो यहाँ पर आई प्रत्यय जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर भला मूल शब्द है, भला यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है, और धन आई, ये क्या है, इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भला धन आई, यानी कि भला क्या होता है, भला क्या है, इसमें मूल शब्द है, और आई इसमें क्या जुड़ा है, प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, आलस्य, आग, आम या आसरा। बताइए कौन सा शब्द इसमें तत्सम है। अगर हम बात करें तत्सम शब्द की, तो आग नहीं होगा, आम नहीं होगा, आसरा नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, आलस्य क्या है, तत्सम शब्द है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? चूर्ण, ज्ञान, छिद्र या छत। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो चूर्ण हमारा ही क्या है, तत्सम शब्द है, ज्ञान भी तत्सम है, छिद्र भी। लेकिन यहाँ पर छत क्या है, हमारा तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देशज, विदेशज, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताते हुए चलना है कि कौन सा शब्द देशज है। आग, खिड़की, बच्चा या फूल, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें देशज शब्द की, तो यहाँ पर आग हमारा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, फूल नहीं होगा। यहाँ पर खिड़की क्या है, हमारा देशज शब्द है। अगर हम देशज शब्द की बात करें, तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में जो बोले जाने वाले शब्द है और आम बोलचाल से ही जन्मे हो, उन्हें क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। अगर हम देशज शब्द की बात करें, जैसे लोटा, फावड़ा, खिचड़ी, खिड़की, ठेठ, पगड़ी, ये सभी क्या है, ये सभी देशज शब्द है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? रुष्ट, प्रिय, अमीर या भक्त, बताइए इनमें से कौन सा यहाँ पर विदेशी शब्द है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो उर्ष्ट नहीं होगा, प्रिय नहीं होगा, भक्त नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर अमीर क्या है, विदेशी शब्द है। अगर हम बात करें विदेशी शब्द की, तो जो अन्य देश की भाषा से आए शब्द होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे ऑर्डर, लालटेन, हॉस्पिटल, अलमारी, आदमी, ये सभी क्या है, रेलवे स्टेशन, ये सभी क्या है, विदेशी शब्द है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से संज्ञा शब्द है, गंगा, नीला, पुराना या मोटा, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पुराना नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, नीला नहीं होगा। यहाँ पर गंगा क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है। अगर हम बात करें संज्ञा की, तो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आई होप आज की क्लास आपकी समझ में आ गया होगा और आज की क्लास से आपको हेल्प भी मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों के साथ।